नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास में हम राजनीतिक सिद्धांत और राज्य तथा संप्रभुता इन पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेशन कर रहे हैं। क्लास पूरी देखिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारी टेस्ट सीरीज जो है एप्लीकेशन पर, उसमें हमने बहुत सारे टेस्ट का समावेशन किया है, आप सभी जानते हैं। उसमें से एक टेस्ट पेपर आज हमने यूट्यूब पर सॉल्व कराने के लिए लिया है। वैसे हर टेस्ट में हमने 100 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान के दिए हैं अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से। आज वाला जो ये क्लास है, ये चूंकि एप्लीकेशन पर भी अपलोड होगी और यूट्यूब पर भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन का हमने समावेशन किया है उस टेस्ट में से, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत पर क्वेश्चन होंगे, राज्य पर क्वेश्चन है और प्रभुसत्ता पर क्वेश्चन है। आग्रह रहेगा पूरी क्लास देखिएगा, मैं काफी सारी व्याख्या करूंगा, इसकी आपके काम आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में समावेशन क्या था। देखिए, जब भी राजनीतिक सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं, दो प्रकार का समावेशन होता है, एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, एक आधुनिक। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति मूल रूप से हम वैज्ञानिक मानते हैं, दार्शनिक मानते हैं, जो कि प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के चिंतन का समावेशन करती है, यानी व्यवहारवाद के पूर्व तक का। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है 20वीं सदी में, उसका हम प्रारंभ मानते हैं, व्यवहारवाद के साथ, अनुभववाद के साथ, प्रत्यक्षवाद के साथ हम उसको जोड़ा करते हैं, जिसमें वैज्ञानिकता पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में समावेशन किया जाता है। सबसे पहला है तथ्यों के अध्ययन का। बिल्कुल, इसमें तथ्यों पर बात की जाती है, मूल्य निरपेक्षता का अध्ययन होता है, तथ्य विज्ञान भी इसको कई बार कह दिया जाता है। दूसरा है सामान्यकरण की व्याख्या। सामान्यकरण इंग्लिश में जनरलाइजेशन बोलते हैं। सामान्यकरण का मतलब होता है कुछ ऐसे निष्कर्ष, कुछ ऐसे अध्ययन जिनको बार बार दोहराया जा सके, एक समान निष्कर्ष उनसे प्राप्त किया जा सके। जैसे इलेक्शन के समय मतदान व्यवहार का अध्ययन, तो उसको लेकर कुछ सामान्यकरण डिसाइड किए जाते हैं। थर्ड बिंदु है राजनीतिक व्यवहार के बारे में पर्यवेक्षणीय अनुभव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो अनुभव है या अनुभव मूलक पद्धति या जो अनुभववाद है, वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का एक आधार माना जाता है, जिसका मतलब होता है मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अध्ययन प्राप्त करता है। क्योंकि सामान्य अवस्था में सभी मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियों का अनुभव एक जैसा होता है, इसलिए अनुभव मूलक ज्ञान का सत्यापन किया जा सकता है, उससे आसानी से सामान्यकरण योग्य जो निष्कर्ष है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्यवेक्षणीय अनुभव तो ये भी शामिल हो गया। फोर्थ है प्राकल्पनाओं का परीक्षण। प्राकल्पनाएं इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते हैं। कुछ पूर्व धारणाएं होती हैं जो हमने अध्ययन के आधार पर, कुछ हमने सुना है, कुछ देखा है, कुछ हमने पढ़ा है, उसके आधार पर कुछ तथ्य हमारे पास है, उसके आधार पर हम एक धारणा बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, जो समाज में अपराध की जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, उसके लिए नशा जो है वो एक मूल रूप से उत्तरदायी कारण है। ये प्राकल्पना हो गया। अब इसका परीक्षण किया जाता है, जो शोध का विषय होता है, रिसर्च का विषय होता है ना, उसके लिए हम तरह तरह से आंकड़े इकट्ठे करेंगे, उनकी प्रोसेसिंग करेंगे, उनको प्रमाणित करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चारों ही चीजें जो है ये इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत अपनी भूमिका कैसे निभाता है। सबसे पहला, राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाता है। बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, मूल्य निरपेक्षता की बात करता है, अंतर अनुशासनात्मकता की बात करता है। राजनीति को स्वायत्त विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। स्वायत्त का मतलब है कि राजनीति का जो विषय है वो अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है, अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। यद्यपि अंतर अनुशासनात्मकता के माध्यम से ये अन्य जो विषय हैं उनके साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी अपनी एक परिधि, इसका अपना एक क्षेत्र, इसका अपना एक प्रभाव होता है। इसमें जो आधिकारिक जो मूल्य है उनके आवंटन की इसमें बात की जाती है। शक्ति, सत्ता, नियंत्रण जैसे तत्व इसमें शामिल होते हैं। फिर अवधारणात्मक विचारबंध प्रस्तुत करता है, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार है, राज्य है, संप्रभुता, इन सभी की चर्चा इसमें की जाती है। फिर उपरोक्त सभी, तो डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हम लोगों ने सरल, एवरेज और कठिन तीनों प्रकार का रखा है, क्योंकि पेपर की जो प्रकृति है वो किसी भी प्रकार की आ सकती है ना। सरल भी आ सकता है, एवरेज भी आ सकता है, कठिन भी आ सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से तैयार करें। मानपरक सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है। ये जो मानपरक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग नॉर्मेटिव थियरी भी बोलते हैं, है ना। कई बार ऐसे भी दे देते हैं पेपर बनाने वाले। तो मानपरक सिद्धांतों किस नाम से आता है। मानपरक यानी कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंड, कुछ महत्वपूर्ण मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं। ये बेसिक रूप से परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, जो दार्शनिक चिंतन से युक्त होते हैं, जो मूल्य प्रधान होते हैं, जो निगमन शैली को प्रस्तुत करते हैं, उनको इसके साथ जोड़ा जाता है। यानी जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जिंदगी के लिए कुछ हमने नॉर्म्स बना रखे हैं, कुछ मानक बना रखे हैं हमारी जिंदगी के। तो वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत की जो नॉर्मेटिव थ्योरी है, इसमें कुछ आदर्शों की बात की जाती है, कुछ मूल्यों की बात की जाती है, और ये दार्शनिक विवेचन पर बल देता है, मतलब ये वैज्ञानिक प्रकार की प्रकृति पर आधारित नहीं होता है। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में किसे शामिल किया जाता है। परंपरागत उपागम, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 20वीं सदी से पहले तक का जो अध्ययन है वो राजनीतिक सिद्धांत में हम परंपरागत उपागम मानते हैं। यद्यपि 20वीं सदी में भी स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, ठीक है, बटा दी जुविनल है, फिर जॉन रॉल्स का जो चिंतन आ जाता है। तो हम 20वीं सदी में भी कुछ परंपरागत उपागमों का समर्थन करने वाले विद्वानों को हम देखते हैं।
तो इसमें परंपरागत उपागम में किसे शामिल करते हैं? दार्शनिक पद्धति है, जैसे प्लेटो का चिंतन था, दार्शनिक राजा का चिंतन था, न्याय संबंधी चिंतन था, हॉब्स की अध्ययन पद्धति थी जिस प्रकार से, है ना। और ऐतिहासिक प्रकार का अध्ययन है, संस्थागत जैसे बोधा का अध्ययन है, मॉन्टेस्क्यू का अध्ययन है, अरस्तु का अध्ययन है। कानूनी प्रकार की जैसे बोधा का अध्ययन आ गया, ठीक है, डिग्वी का अध्ययन आ गया। और फिर तुलनात्मक, सीमित अर्थ में है तुलनात्मक, क्योंकि अरस्तु ने 158 प्रकार के देशों के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जब बात की, संसदीय अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन वहां प्रस्तुत हुआ, संविधानवाद की बातें होने लगी। तो ये सारी की सारी इसमें उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कौन सी विशेषताओं पर बल दिया जाता है? जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें राज्य का अध्ययन होता है, सबसे पहली बात कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन। इसका मतलब यह है कि राज्य का इसमें अध्ययन होता है, सरकार का इसमें अध्ययन हो जाता है ना। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन हो जाता है, दलों का अध्ययन हो जाता है इसमें, ठीक है, सरकार के अंगों का इसमें अध्ययन हो जाता है। तो ये औपचारिक संस्थागत अध्ययन मतलब कोई राज्य का जन्म कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका कार्य क्या क्या है, सरकार की संरचना क्या है, सरकार के रूप क्या है, इन चीजों पर यह अध्ययन करता है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है, व्यक्तिनिष्ठ को आत्मनिष्ठ भी बोलते हैं ना, पेपर में इस प्रकार से भी दे सकते हैं, आत्मनिष्ठ। इसको इंग्लिश में सब्जेक्टिव बोलते हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है किसी अध्ययन को करते समय अध्येता जो है वो अपने खुद के मान्यता, पूर्व मान्यता, अपने पूर्वाग्रह, अपने खुद के विचार भी अध्ययन में शामिल करता है। तो ये थोड़ा सा अवैज्ञानिक प्रकार की पद्धति मानी है, तो इसको वैज्ञानिक नहीं मानते हैं ना हम लोग। तो ये भी परंपरागत में था, क्योंकि मैंने भी बताया कि परंपरागत जो पद्धति है दार्शनिक पद्धति है। व्यक्तिनिष्ठता, इसका विपरीत जो होता है व्यक्तिनिष्ठ का, वो होता है वस्तुनिष्ठ पद्धति, ऑब्जेक्टिविटी जिसको बोलते हैं। तो वैज्ञानिकता का मतलब ही होता है वस्तुनिष्ठता से, जो जैसा है उसका उसी रूप में विवरण देना, दैट इज कॉल्ड वस्तुनिष्ठता। जो जैसा है उसका उसी रूप में विवरण ना देकर अपने खुद के विचारों का भी इसमें समावेशन करते हैं। जैसे कक्षा में टीचर पढ़ाने गए और पढ़ाने से पहले वो ये मानकर चल रहे हैं कि फला फला जो रोल नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं वो इंटेलिजेंट है, उन्होंने पहले अपनी धारणा बना रखी है, या फला फला क्षेत्र से आए हुए विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई में कमजोर है। अगर ऐसा उन्होंने पहले से धारणा बना रखी है तो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा, है ना, उसमें प्रमाणिकता नहीं आ पाएगी, वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। कल्पनामूलक है, आदर्शात्मक है, मान प्रचिंतनशील, अभी समझाया मैंने। और मुख्य रूप से सीमित अध्ययन पर बल देता है। इसका दायरा संकीर्ण होता है, सीमित होता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तो पूरे विश्व भर का अध्ययन करता है, अनौपचारिक पक्षों पर भी अध्ययन करता है, गैर राजनीतिक पक्षों का भी अध्ययन करता है, गैर संस्थागत जो विषय है, प्रक्रियात्मक जो विषय है, उन सभी का अध्ययन करता है। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। निम्न कथनों को हमें सुमेलित करना है। देखिए, सुमेलित वाले जो कथन है उन्हें हमें रटना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी कहा है। मैक्सिमम चीजें समझिए, लेकिन किताबों के नाम और परिभाषाएं रटनी ही पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। जितना ज्यादा रट सकेंगे उतना पेपर में इन क्वेश्चन के सही जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि राजनीति विज्ञान में उतनी ही परिभाषाएं होती है जितनी कि इसके लेखक होते हैं, और ये सभी के पास कॉमन समस्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर कुछ विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि सर क्या तरीका है इसका? तो तरीका है केवल पढ़ना, और कोई तरीका ही नहीं है इसका, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि भाई एक विचारक ने मान लीजिए कुछ 5, 7, 10 जगह उसकी परिभाषाएं हैं, ऐसे कुछ विचारक है, जैसे लास्की की परिभाषा है, कोई दर्जन भर परिभाषा आ जाती है उसकी, सेबाइन की कथन है दर्जन भर आते हैं, गैटेल का है, गार्डनर के हैं, ठीक है, लास्की के हैं, ऐसे कुछ कथन आते हैं। अब कुछ कथन या कुछ कथन किसी के 4-5 आते हैं, जैसे रॉबर्ट डेल के कुछ कथन आ जाएंगे, डेविड ईस्टन के कुछ कथन आ जाएंगे, डेविड ट्रूमैन के कुछ कथन आ जाएंगे, आमन पावेल के कुछ कथन आ जाएंगे, लुसियन पाई के कुछ कथन आ जाएंगे। तो या तो इनका एक विवरण आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ये जो कथन है इनके दिए हुए, बाकी इसका एक ही तरीका है, खूब सारा पढ़ा जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने भी तो पढ़ा है ना, सभी पढ़ रहे हैं, जो पास होते हैं वो पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। आप पढ़िए और अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहला, वे देश सौभाग्यशाली हैं जिनके पास राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली क्रांति की सूचना देते हैं। एक तो ये कथन है, ठीक है। दूसरा, कोई व्यवस्था राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में व्यक्त की जाए तो समझ जाएगी उस व्यवस्था का अंत बहुत निकट है। राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना की जा रही है। एक्चुअली राजनीतिक सिद्धांत का जो है विकास, फिर उसका पतन, फिर उसका पुनरुत्थान, ये एक पूरी कड़ी है। फिर लोगों में राजनीतिक सिद्धांत बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो समझ जाइए कि राज्य का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, और राजनीतिक सिद्धांत ईश्वर को अर्पित की हुई कन्या के समान बंजर है। ये 4 स्टेटमेंट हैं, बेकन का, डनिंग का, एडमंड बर्ग का, लेस्ली स्टीवन का कथन है, हमें रटना पड़ेगा। तो इसका जो सी है वो राइट आंसर है। मैंने पहले टिक लगा रखा है ताकि मुझसे भी कोई गलती ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि परिभाषा है, ध्यान रखिए। अब धारणा तो हम एक बार समझ लेते हैं ना, तो उसे कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन परिभाषाएं बार बार रटनी पड़ेगा। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आप समझिए इसका महत्व। अवधारणा को एक बार ढंग से समझ लेंगे तो उसे कभी नहीं भूलेंगे, ये तय मानिए। लेकिन तथ्य, परिभाषाएं, किताबों के नाम, ईयर वगैरह जो होते हैं ना, उनको बार बार आपको रटना पड़ता है, ठीक है। वो भूल सकते हैं हम, उनको बार बार रटिए। तो इसमें देख लीजिएगा, ए में 4 है, स्टीफन का कथन है, बी में 2 है, डनिंग का कथन है, सी में 3, एडमंड बर्ग का कथन है, डी में 1 है, बेकन का कथन है, ठीक है। तो सी इसमें राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक पक्ष पर बल देकर इतिहासवादियों ने
इसे वैज्ञानिक स्वरूप से हटाने का प्रयास किया और व्यवहारवादी उसके वैज्ञानिक पक्ष पर जरूरत से ज्यादा जोर देकर उसके मूल रूप को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लियो स्ट्रॉस का कथन है। लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक सिद्धांत में दार्शनिक पद्धति का समर्थन किया था और इनका मानना था कि प्रारंभ में राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन एक ही विषय के अंग थे। आज उसे हम ऐसा पाते हैं जैसे किसी कीड़े के दो अंग को ऐसा टुकड़ों में पाते हैं। इन्होंने कहा था कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय हो सकता है और यही हुआ। तो दार्शनिक मूल्यों पर इन्होंने महत्व दिया। आधुनिक काल में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करने वाले विचारक है ना, दार्शनिक पद्धति के समर्थक है। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट लाइन है, ये कथन किसका है कि राजनीति किसी भी अच्छे पाठ्यक्रम में शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांतों, विशेषकर प्लेटो और अतीत के राजनीतिक दार्शनिकों का अध्ययन जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। ये मलफोर्ड क्यू सिबली का कथन है। सिबली वो है जिन्होंने व्यवहारवाद की कमियों, उसकी सीमाओं पर भी चर्चा की थी। तो आप इस तरह समझ लीजिए, मैंने कहा व्यवहारवाद की कमियों पर चर्चा की, यानी व्यवहारवाद की आलोचना की, यानी राजनीति के वैज्ञानिक पक्ष की तुलना में उसके दार्शनिक पक्ष पर ये अधिक महत्व दे रहे हैं। तो ये कथन उसको प्रमाणित कर रहे हो। क्या कह रहे हैं कि राजनीति किसी भी अच्छे पाठ्यक्रम में शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांतों, क्लासिकल थियरीज बोलते हैं इनको, है ना, प्लेटो से लेकर मार्क्स तक, प्लेटो और अतीत के राजनीतिक दार्शनिकों का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि राज्य का स्वरूप क्या है, असल में सरकारें किस प्रकार से बनती है, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, अधिकार क्या है। ठीक है, प्रभुसत्ता का जो थॉट है वो क्या है। देखिए ना जरा हॉब्स लॉ, रूसो के चिंतन को जब हम देखते हैं, मैकियावेली के चिंतन के माध्यम से हमें शक्ति की जो तत्व की अनिवार्यता का पता चलता है। ठीक है, हीगल के स्टेटमेंट के माध्यम से हमें राज्य के सर्वाधिकार जो स्वरूप है, राज्य के साध्य जो पक्ष है, उसके बारे में हमें चर्चा मिलती है। तो कोई भी ऐसा जो चिंतन है उसमें ये अतीत के पाठ्यक्रमों का समावेशन होना चाहिए। 1950-60 के दशक में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक नई महान बहस विज्ञान और परंपरावाद के मध्य हुई। बिल्कुल, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवाद बहुत तेजी से विकसित हुआ डेविड ईस्टन के नेतृत्व में। हालांकि 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक से विकसित होने लगा था शिकागो विश्वविद्यालय में चार्ल्स ई मेरियम और उनके जो सहयोगी थे उनके साथ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब राजनीति वैज्ञानिकों पर जिम्मेदारी आई पूरे विश्व को इस प्रकार के तनावों से बचाने की, तीसरे विश्व के अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन की, समस्याओं के समाधान की, तो और जब अन्य समाज विज्ञान ऐसा काम कर रहे थे तो राजनीति विज्ञान कैसे पीछे रहता। तो वहां एक वैज्ञानिकता का जो है प्रभाव बढ़ने लगा। और जब वैज्ञानिकता का प्रभाव बढ़ा तो दार्शनिक पक्ष को कमजोर करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ विद्वान, जैसे मैंने अभी नाम लिया, लियो स्ट्रॉस है, माइकल ऑक्सफोर्ड है, हन्ना अरेंट है, बटा दी जुविनल है, ऐसे विद्वान भी आए जिन्होंने उसके दार्शनिक पक्ष पर अधिक महत्व दिया। तो एक बहस हुई परंपरावाद और जो है आधुनिकवाद या वैज्ञानिकवाद के मध्य, जिसे दो भिन्न बौद्धिक शैलियों या संस्कृतियों का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो डेविड सिंगर का स्टेटमेंट है। मैंने इसकी व्याख्या कर दी है ना, और ये कथन आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्यवहारवाद की आलोचना किसे कहा जाएगा। हाँ, व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है, व्यवहारवाद की आलोचना होगी तभी तो उत्तर व्यवहारवाद आएगा। तो व्यवहारवाद ने लंबे समय तक राजनीति विज्ञान को प्रभावित किया, आज भी करता है। जितना भी राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है व्यवहारवाद से प्रभावित माना जाता है। लेकिन उसकी आलोचना क्या है कि राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। देखिए, व्यवहारवाद ने अपनी 8 विशेषताएं बताई थी, नियमितता, सत्यापन, तकनीक, परिमाणन, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। ये 7वें नंबर की विशेषता थी। वो कहते थे कि हम प्राकृतिक विज्ञानों जैसा विशुद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन असल में राजनीति विज्ञान मानवीय विज्ञान है, वो प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। पहली बात। मूल्य निरपेक्षता विशेषता है, उन्होंने कहा कि तथ्यों का अध्ययन इतना ज्यादा कर दिया जाए, मूल्यों की इसमें बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी अध्ययन मूल्यों के बिना शुरू ही नहीं हो सकता। उसके प्रारंभ में जब हम लाइन जोड़ते हैं तो मूल्य युक्त ही होगी। व्यवहारवाद पद्धतियों पर अनावश्यक बल देता है। बिल्कुल, इससे ऐसा लगने लगा कि व्यवहारवाद जो है गणित का, सांख्यिकी का अनावश्यक रूप से प्रयोग करने लगा। मानवीय स्वभाव का गणितीय पद्धति से मापन संभव नहीं है। बिल्कुल, क्रोध का, इमोशंस का, है ना, आवेग संवेग का कैसे गणितीय पद्धति में मापन करेंगे। हम कैसे कहेंगे कि 2 किलो गुस्सा आया है, या कैसे कहेंगे कि 5 किलो प्रेम आ रहा है। ठीक है, या हम कैसे कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है 2 लीटर जो है उसने इमोशन में आंसू बहा दिए, या कैसे कोई भी चीज है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो ये उपरोक्त इसमें सभी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसकी आलोचना किसे कहा जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने व्यापकता, अन्योनाश्रिता और सीमाएं किसके विश्लेषण से जोड़ी हैं। 3 विशेषताएं ये व्यवस्था उपागम के साथ जोड़ी जाती है। व्यापकता यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है अपने आप में व्यापक है, इसमें अन्य सभी उपव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। अन्योनाश्रिता, इसका प्रत्येक अंग दूसरे अंग के साथ निर्भरता, ये जो अन्योनाश्रय है इसे अंतः क्रिया भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, डेविड ईस्टन का तो वैसे मैंने अलग से एक यूट्यूब पे हमारे चैनल पर बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। और सीमाएं यानी व्यवस्था एक जगह शुरू होती है तो दूसरी जगह उसका समापन भी होता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था उपागम की। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक एजेंसियां जैसी सरकारी संरचनाएं ही शामिल नहीं है, बल्कि अन्य सभी संरचनाएं राजनीतिक पहलू की दृष्टि से शामिल है, जिसमें रक्त संबंध और जाति समूह। तो ये क्या हो गई, अनौपचारिक संरचना, ये हो गई अनौपचारिक। ठीक है, वो तो हुई औपचारिक। तो अभी जैसे मैंने कहा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान क्या करता है,
औपचारिक अनौपचारिक दोनों के अध्ययन पर बल देगा। जैसी परंपरागत संरचनाएं भी शामिल हैं। किसका कथन है? आमंड पावेल का कथन है, जिन्होंने संरचनात्मक प्राकारात्मक उपागम को प्रस्तुत किया था। निवेश प्रकार्य, निर्गत प्रकार्य, हित समूहीकरण, हित स्वरूपीकरण, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, इसका उन्होंने जो है विश्लेषण प्रस्तुत किया था, हम सभी जानते हैं। ठीक है, ये हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इसकी और व्यापक व्याख्या करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह स्थायी स्वरूप है जिसमें शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब कोई आधुनिक परिभाषा ही है। तो यहाँ आमंड पावेल का नाम भी दिया है, रॉबर्ट डहल का। ये रॉबर्ट डहल के द्वारा दी गई परिभाषा थी। ठीक है, रॉबर्ट डहल ने जो है अनुभववादियों और परा अनुभववादियों का भी एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तुलनात्मक राजनीति के बड़े अध्येता माने जाते हैं रॉबर्ट डहल। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का स्वरूप है जिसमें शक्ति, नियम, सत्ता। डेविड ईस्टन ने कहा था राजनीतिक विज्ञान जो है, राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। उन्हीं चीजों को अलग अलग शब्दावलियों में व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि शासन नहीं तो अराजकता होगी और उसके फलस्वरूप राज्य का अंत हो जाएगा। राज्य के 4 तत्व बताए गए, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तीसरे तत्व पर जोर दिया जा रहा है ब्लंचली के द्वारा। ठीक है, यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी। निश्चित रूप से शासन का मतलब है कानूनों का पालन कराना, एक महत्वपूर्ण सत्ता, कुछ नियम होना। ठीक है, तो अगर शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और उसके फलस्वरूप राज्य का अंत हो जाएगा। तो हर तत्व का महत्व, यद्यपि प्रभुसत्ता का सर्वाधिक महत्व है, प्रभुसत्ता के बिना कोई भी मानव समुदाय राज्य कहा ही नहीं जाएगा। प्रभुसत्ता होगी तो ही राज्य कहा जाएगा, लेकिन हर तत्व का अपना महत्व तो है। तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, तीसरे तत्व सरकार के बारे में ये बात की जा रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य और दूसरे संघों के मध्य कुछ भेद बताए जा सकते हैं, कौन सा इसमें शामिल है? राज्य और दूसरे संघ, कोई एसोसिएशन हो गए, यूनियन हो गए, सोसाइटी हो गई, ठीक है, संस्थाएं हो गई। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जन्म लेते ही राज्य का सदस्य है व्यक्ति। संघों में ऐच्छिक है। मान लीजिए आप रोजगार संघ का सदस्य बनना चाहें, मान लीजिए रोजगार प्राप्त हो गया तो अपने रोजगार प्राप्त जो संघ है उसका सदस्य बनना चाहें, किसी अन्य संघ का, स्वैच्छिक संघों का, एनजीओ का सदस्य बनना चाहे, नहीं बनना चाहे, आपकी इच्छा है। राज्य का अस्तित्व स्थायी है, बिल्कुल, राज्य तो स्थायी बना रहता है क्योंकि उसके पास प्रभुसत्ता है। संघ बनते और मिटते रहते हैं ना, संघों का रजिस्ट्रेशन होगा, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं भी होगा, बन गए फिर मिट गए। राज्य के पास तो दमनकारी प्रभुसत्ता की शक्ति है ना। दमनकारी प्रभुसत्ता हमेशा दमनकारी नहीं होती है, लेकिन दमनकारी प्रभुसत्ता की शक्ति है। नियमों कानूनों का पालन वो बाध्यकारी ढंग से लागू करा सकता है। पुलिस, सेना, जेल, कानून, न्यायालय, ये सारी व्यवस्था उसके पास है। संघों के पास इस शक्ति का अभाव है। अगर संघ इस प्रकार की शक्ति का उपयोग करेंगे मान लीजिए, तो फिर वो अवैध प्रकार की हो सकती है ना। ये ध्यान रखिए, कई बार होता है कुछ संघ इस प्रकार की दमनकारी शक्ति का उपयोग करते पाए जाते हैं, लेकिन फिर वो अवैध प्रकार की हो सकेगी। और उपरोक्त सभी कथन किस विचार को प्रस्तुत करता है कि राज्य का अस्तित्व अनादिकाल से नहीं है, राज्य मतलब हमेशा से नहीं रहा, ये कहा गया। ऐसे समाज भी हुए जिन्होंने इसके बिना काम चलाया, पहली बात तो, ठीक है। कुछ ऐसे समाज हुए होंगे ऐतिहासिक विकास के क्रम में जब राज्य का अस्तित्व नहीं था। और जब हम मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो उस समय आदिम साम्यवादी व्यवस्था हम इसी प्रकार की देखते हैं। कालांतर में वो कहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन के जो संबंध है और उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन हुआ, वर्ग विभाजन हुआ, और वर्ग विभाजन का स्थायी स्वरूप के स्थायी तत्व के रूप में जो है राज्य अस्तित्व में आ गया। ठीक है, तो विकास की किसी अवस्था में, आर्थिक विकास की किसी अवस्था में ना, अर्थ पर बहुत अधिक महत्व देता है मार्क्सवाद, बल्कि सबसे सर्वाधिक महत्व देता है इस पर। समाज वर्गों में विभाजित हुआ जिसके कारण राज्य का आवश्यकता बन गया। तो ये मार्क्सवादियों का स्टेटमेंट है। ठीक है, मार्क्सवादियों का, जैसे मैंने कहा, आदिम साम्यवादी अवस्था आई, ठीक है, फिर दास अवस्था आई, फिर सामंती अवस्था आई, फिर पूंजीवादी अवस्था आई। इसलिए कहते हैं कि वो अवस्था श्रेष्ठकर होगी जब राज्य विहीन और वर्ग विहीन, तो पहले वर्ग विहीन अवस्था करेगी, उसके बाद जब वर्ग ही नहीं रहेंगे तो राज्य की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। स्टेट विदर अवे, राज्य पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। ये शब्दावली मार्क्सवाद की होती है। ठीक है, तो डी इसमें राइट आंसर। राज्य के बारे में दिए गए कुछ परिभाषाओं को सुमेलित कीजिए। तो परिभाषा वापिस से मैंने अपने आप ही टिक लगा रखा है ए में। अभी देख लेते हैं जरा। राज्य परिवारों का संघ और सर्वोच्च शक्ति और विवेक से शासित। बोधा की परिभाषा है, वो कहते हैं कि राज्य परिवारों तथा उनकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समुदाय है जहां पर सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। जब उस जीवन शैली जिसका पालन व्यक्ति और समाज को करना है, ये परिभाषा सभी पर अनिवार्य रूप से लागू होने वाली दमनकारी सत्ता के द्वारा की जाए तो इस तरह का समाज राज्य होता है। ये लास्की की परिभाषा हमने टिक लगाई है। राज्य वो समुदाय है जो युद्ध या शांति करने और विश्व के सभी समुदायों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में संभव हो। रॉबर्ट फिल्मर है ये। ठीक है, पैट्रियार्क रचना थी रॉबर्ट फिल्मर की। राज्य किसी निश्चित प्रदेश में कानून के संगठित लोग हैं। वुड्रो विल्सन की परिभाषा है, लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें ए राइट आंसर किया हुआ है। कथन कारण का क्वेश्चन है आनुभविक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में व्यवहारवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, इन सभी को हम अंतर संबंधित कर सकते हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जो अध्ययन हो रहा है, वैज्ञानिकता का समावेशन है, तथ्यों का जिसमें अध्ययन किया जा रहा है वो।
तो व्यवहारवाद इसी को योगदान देता है। व्यवहारवाद तथ्यों की तुलना में मूल्यों को प्रधानता देता है। हमने उल्टा लाइन लिखी है यहाँ, मूल्यों की तुलना में तथ्यों को प्रधानता देता है। तो कथन सही परंतु कारण गलत हो जाएगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कथन किसका है कि दमनकारी शक्ति जो है वो राज्य की एक विशेषता है, इसका सार नहीं है। पहली बात, दमनकारी शक्ति, तो कई लोग कहते हैं, कई लोगों का मानना था राज्य के स्वरूप पर जब विचार होता है, जैसे राज्य की उत्पत्ति को लेकर शक्तिवादी सिद्धांत है मान लीजिए, तो शक्तिवादी सिद्धांत या बल प्रयोग सिद्धांत, फोर्स थ्योरी जिसको बोलते हैं, वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों के परिणाम स्वरूप हुई। पहले एक व्यक्ति ने कुछ व्यक्तियों पर शक्ति का प्रदर्शन किया, वो उनका नेता बन गया, फिर गुट बन गए, कबीले बन गए, एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करता था, इस तरह उनके पास अनुयायी आ जाते थे, प्रदेश आ जाते थे, जनसंख्या आती थी, सेवक आते थे, और उनका जो नेता था, जो बलशाली सर्वाधिक था, वो उनका राजा बन गया। जेंग्स लिखते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है सफल युद्धों के परिणाम स्वरूप, ठीक है। और शायद वॉल्टर का कथन था, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था, ठीक है। तो गुम्पलोविच है, वॉर्ड है, स्मॉल है, ओपन हीम है, ये शक्तिवादी दृष्टिकोण के समर्थक है। लेकिन यहाँ आलोचना हो रही है, क्या कहा जा रहा है कि दमनकारी शक्ति राज्य की विशेषता है, इसका सार नहीं, वो एक अवयव हो सकता है, लेकिन केवल शक्ति से ही राज्य है ऐसा नहीं है। बहुत सारे अन्य अधिक परिष्कृत और उससे भी अधिक प्रतिरोधहीन प्रभाव है जो हमें रोकते हैं, नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल। यानी समुदायों की जो महत्ता है उस पर यहाँ जोर दिया जा रहा है कि जरूरी नहीं कि हम कोई काम जब करते हैं या नहीं करते हैं तो इसके पीछे राज्य की सत्ता का खौफ या राज्य की सत्ता का डर हो, जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे अन्य तत्व, अन्य बल भी हो सकते हैं जो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए रोक सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, मैकाइवर का कथन है। मैकाइवर जो है बहुलवादी विचारक है, ठीक है। वेब ऑफ गवर्नमेंट और द मॉडर्न स्टेट किताब लिखी इन्होंने, महत्वपूर्ण किताबें हैं। बहुलवादी विचारक, बहुलवाद जो कहता है कि प्रभुसत्ता का वास केवल राज्य में नहीं होता है, एकलवादी नहीं है राज्य, अन्य समुदाय और संघ भी उतने ही वास्तविक है जितने की राज्य होता है। ये इसमें राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भैया। राज्य के स्वरूप पर आदर्शवादी विचारकों में कौन सा समूह शामिल है? पहले तो आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद राज्य को अति महत्व देता है, अति महत्व, ठीक है। वो कहता है राज्य अपने आप में एक परिपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण संस्था है ना। राज्य क्या है? साध्य है, वो ये कहता है, और व्यक्ति क्या है? वो साधन है, ठीक है। आप सभी लोगों को अब बहुत शानदार तरीके से तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन पे भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, सेल्फ भी स्टडी आप लोग करने हैं, तैयारी करिए बहुत अच्छे से। एग्जाम अब सामने है बिल्कुल हमारे। राज्य के स्वरूप पर आदर्शवादी विचारकों में कौन सा समूह शामिल है? हीगल और ग्रीन बिल्कुल आदर्शवादी, ब्रैडले बोसांग के आदर्शवादी, कांट और फिक्टे आदर्शवादी। हालांकि देखिए ग्रीन है और जो कांट है वो बहुत ही नरम आदर्शवादी, उदार आदर्शवादी है। हीगल जो है वो उग्र आदर्शवादियों के रूप में सामने आते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें, डी राइट आंसर। प्लेटो के चिंतन से आदर्शवाद की अवधारणा को ग्रहण करते हैं, रूसो के चिंतन में हम इसको देख पाते हैं बाद में, ठीक है। मनुष्य के अंतःकरण पर जो बात करता है, जो कहता है कि राज्य और कुछ नहीं विवेक की साक्षात प्रतिमा है। हीगल कहता है स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो जैसे ईश्वर की आज्ञा हम सिर झुकाकर पालन करते हैं, राज्य की आज्ञा भी सिर झुकाकर पालन करनी चाहिए। राज्य की वेदी पर जब व्यक्ति अपना बलिदान करता है तभी उसे सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट वहां आते हैं। उन पुस्तकों को लेखकों के साथ सुमेलित कर दीजिए। मैंने कहा ये रटना पड़ेगा, परिभाषा पुस्तकें रटनी पड़ेंगी। इसमें बी हमने टिक लगा रखा है पहले मैंने। मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट, ये हॉबाउस की है। हॉबाउस जो है एक समकालीन उदारवादी चिंतक के रूप में आते हैं। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया तो बड़ी बहुत ही फेमस किताब है रॉबर्ट नॉजिक की, जो स्वेच्छा तंत्रवादी है, ठीक है। फिर द वेलफेयर स्टेट, डीएल हॉबमान की किताब है कल्याणकारी राज्य के बारे में। द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस, लास्की किताब, लास्की की दर्जन भर किताबें हैं, 7-8 किताबों के नाम याद रख लीजिए, ठीक है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तो है उनकी किताब, वो तो सबसे ज्यादा याद रहती है, लेकिन द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस है, सॉवरेंटी इन द मॉडर्न स्टेट है, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट है, ठीक है। कुछ ऐसी किताबें हैं, उनको याद रख लीजिए। तो इसमें बी राइट आंसर आ जाएगा। आदर्शवादी विचारक राज्य को साध्य मानने पर बल देते हैं। मैंने अभी भी कहा बिल्कुल ठीक, राज्य एक परिपूर्ण संघ है। तो कारण कथन की क्षैतिज व्याख्या है, राज्य चूंकि एक परिपूर्ण संघ है इसलिए आदर्शवादी विचारक राज्य को साध्य मानते हैं। यानी व्यक्ति का सर्वस्व, व्यक्ति का जीवन राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं। वो है ना लाइन की, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। तो यहाँ स्टेट कहता है कि हमसे है व्यक्ति, व्यक्तियों से हम नहीं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, है ना, याद रखिए। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। 23, इस विचारक के संबंध में कहा गया है कि प्रभुसत्ता की धारणा में उसका अनुसंधान आधुनिक राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और अगर कोई वस्तु सदा के लिए आधुनिक राज्य के जन्म को प्रस्तुत करती है तो वह है उसकी शासन के संबंध में की गई कल्पना। तो ये हॉब्स का कथन था। हॉब्स का जो लेवियाथन है, और लेवियाथन के माध्यम से उसने जो वैधानिक प्रभुसत्ता की संकल्पना दी है, उसे वैधानिक अधिनायक भी बोल दिया जाता है।
तो ये कहा गया कि ये उसकी जो संकल्पना है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं सदी में जो उसकी कल्पना की गई वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जॉन ऑस्टिन के चिंतन का आधार वो बनता है। लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, कानून संप्रभु का आदेश है, इसको सबसे पहली बार महत्वपूर्ण रूप से व्याख्यात करता है। यद्यपि वो क्वेश्चन में हम ऑस्टिन के साथ उसको जोड़ते हैं, तो ए इसमें राइट आंसर है। कल्याणकारी राज्य पदबंध। कल्याणकारी राज्य वो होता है जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई सारी जो सुख सुविधाएं और सारी जो विलासिताएं और सारी आवश्यकताएं प्रस्तुत करा देता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, हवा पानी, है ना, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा रोजगार मनोरंजन यातायात बैंकिंग बीमा एनर्जी ऊर्जा सामुदायिक सेवाएं इंटरनेट, ये सब चीजें वो उपलब्ध कराता है। तो ये कल्याणकारी राज्य, ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य माना जाता है। ग्रीन जो है वो कल्याणकारी राज्य के अग्रदूत माने गए हैं। ये कुछ लाइनें हैं जो लिख सकते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, इस पदबंध का सर्वप्रथम प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल के द्वारा अपनी रचना सिटीजन एंड चर्चमैन में किया गया और विलियम बेवरिज की फिर रिपोर्ट आई थी बाद में। इसमें जिन महत्वपूर्ण बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य की गतिविधियों की ओर संकेत किया, उसमें क्या शामिल है, मतलब राज्य का काम क्या था कि एक तो व्याधि बीमारी को दूर करे, मतलब स्वास्थ्य, अज्ञान को दूर करे, शिक्षा दे, गंदगी से मुक्त रखे, साफ सफाई रखवाए, गरीबी का उन्मूलन करे और बेरोजगारी का उन्मूलन करे। तो उपरोक्त इसमें सभी थे, ठीक है। और विलियम बेवरिज के रिपोर्ट आई तो उसे ब्रिटेन के एटली सरकार ने लागू किया। श्रम सुधारों को लेकर एटली सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए ब्रिटेन को लोक कल्याण का राज्य का महत्वपूर्ण घर भी माना जाता है, ठीक है, याद रखिए। राज्य केवल समाज के भीतर व्यवस्था के लिए व्यवस्था नहीं, बल्कि सुरक्षा संरक्षण और विकास के लिए व्यवस्था है, ठीक है ना। राज्य केवल व्यवस्था के लिए व्यवस्था नहीं, बल्कि ये तीन चीजें करता है। ये मैकाइवर का कथन है। देखिए, जो बहुलवादी है वो ये मानते हैं कि राज्य ही एकमात्र सर्वो समुदाय नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो ये भी जानते हैं कि राज्य का होना जो है विभिन्न प्रकार के जो व्यवस्था नियामक के रूप में राज्य की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, आइए अब 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा तेजी के साथ ले रहे हैं, मैं सारी व्याख्या कर दे रहा हूं इसमें। और जो है एप्लीकेशन पे तो अपलोड होगा, ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। ये कथन किसका है कि राज्य उस समय पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा जब समाज इस नियम को अपना लेगा। यहां से महत्वपूर्ण बात, राज्य लुप्त हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये लाइन जब आए राज्य लुप्त हो जाएगा, तो मार्क्सवाद की लाइन है, याद रख लीजिए। राज्य उस समय पूरी तरह लुप्त हो जाएगा जब समाज इस नियम को अपना लेगा, क्या कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लीजिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार दीजिए। ये अगर आपको ध्यान हो तो जो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, उसके बाद साम्यवाद की व्यवस्था थी। लेकिन किताबें कहती है कि ये स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लेनिन के द्वारा आया और उनकी किताब आई स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, राज्य और क्रांति, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। फिर किसका कथन है कि राज्य शब्द को हटा देना चाहिए और राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करना चाहिए? डेविड ईस्टन का है। उन्होंने कहा राज्य से केवल औपचारिक संरचनाओं की बात पता चलती है। राज्य जब अपनी विविध भूमिका निभाते हैं, आधुनिक काल में 20वीं सदी में जब राज्य के कार्य बहुत बढ़ गए हैं, राज्य की भूमिका बहुत बढ़ गई, राज्य को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, राज्य को विभिन्न समूहों के साथ अंतर क्रिया करनी पड़ रही है, राज्य को बहुत सारी नीतियों के निर्माण करने हैं बहुत, तो उस समय राजनीतिक व्यवस्था शब्द में क्या होगा कि राज्य भी शामिल हो जाएगा, सरकार भी हो जाएगा, राजनीतिक संस्थाएं भी हो जाएंगी, दल भी हो जाएंगे, दबाव समूह हो जाएंगे, सरकारें भी हो जाएंगे, सरकारों के अंग भी हो जाएंगे, सरकारों के प्रकार भी उसमें शामिल हो जाएंगे, गैर राजनीतिक संस्थाएं भी शामिल हो सकेंगी बाद में। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए किताब का नाम था पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना, डेविड ईस्टन की ये किताब का नाम था। ये मेरे पास होगी शायद ये किताब, हाँ ये किताब है ना, मैं अभी ध्यान आया तो ये डेविड ईस्टन की किताब है, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना, महत्वपूर्ण किताब है बहुत, देख लीजिए, ठीक है। और ये 1953 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी और फिर ये बाद तक एडिशन आते रहे, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण किताब तो हमने देखी, है ना, ये इस तरह से देख लीजिए, है ना। राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण बताए गए हैं, कौन सा इसमें शामिल है? हाँ, इसमें 5 लक्षण शामिल हैं राजनीतिक व्यवस्था के। व्यवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं, ठीक है। ये वैसे तुलनात्मक राजनीति का जब हम बात करेंगे वहां थोड़ा इसको डिटेल कर पाएंगे। ये तुलनात्मक राजनीति का क्वेश्चन है, हमारी थ्योरी वाली किताब में से मैंने लिया, लेकिन वहां भी इसको दिया हुआ था, क्योंकि ये पार्ट जो है राजनीतिक व्यवस्था, ये राजनीतिक सिद्धांत का पार्ट भी है, तुलनात्मक राजनीति में भी आता है। संरचनाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, संरचनाओं के कार्यों की विविधता, जैसे व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, साथ ही वो कार्यपालिका पर नियंत्रण भी कर लेती है। न्यायपालिका जो है वो न्याय का कार्य कानूनों की व्याख्या का भी करती है और कानूनों का परीक्षण भी कर लेती है, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं का मिश्रण, डी राइट आंसर।
राज्य के परिवार सिद्धांत को निम्न में से किस विश्लेषण से अधिक प्रभावित माना जाता है? तो यह समाजशास्त्रीय तथ्य। राज्य का जो परिवार सिद्धांत है वो क्या कहता है? परिवार सिद्धांत के दो रूप है। परिवार सिद्धांत के दो रूप हैं, एक है मातृसत्ता और एक है पितृसत्ता। भाई या तो राज्य के विकास में माता के तरफ के संबंधों की भूमिका रही, क्योंकि विवाह संबंध स्थायी नहीं थे अतीत में कभी, तो किसी व्यक्ति को उसकी माता के माध्यम से पहचाना ज्यादा आसान था। और पितृसत्ता की परिवार का जो मुखिया है वो पुरुष था और वहीं से पिता की अवधारणा। तो ये सब क्या कहता है? समाज है, यानी राज्य का एक सामाजिक संस्था है मूलतः है। इसलिए बहुलवादी जो है सिद्धांत का महत्व समर्थन करेंगे, मैकाइवर बहुत समर्थन करेंगे इसके साथ, ठीक है, याद रखिए। तो बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान परिवार प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करने में किस विचारक का नाम महत्वपूर्ण माना गया? सर हेनरी मैन का। इनकी किताब है एंशिएंट लॉ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंशिएंट लॉ, है ना। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन महत्वपूर्ण किताब मानी गई है सर हेनरी मैन की, और ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं, उस आलोचकों में भी इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। आइए सब आगे बढ़ते हैं। यह विचार की बल शासन का जन्मदाता है। उन्हें अर्ध सत्य में से, उन अर्ध सत्य में से एक है जो पूरी त्रुटि की ओर ले जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाई शक्ति जो है राज्य की एक विशेषता हो सकती है लेकिन संपूर्ण सार नहीं हो सकता। तो ये कौन कहेंगे? जो प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के आलोचक होंगे, बहुलवाद का समर्थन करेंगे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं मैकाइवर का नाम दिया है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा तुक्के भी जब लगाए ना तो कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर होंगी तो तुक्के भी हमारे सही हो सकेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। ये किसका कथन है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सभी के प्रति स्वयं को समर्पित करता है, वास्तव में किसी का भी त्याग नहीं करता है। तो रूसो है ये। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत था वो इस प्रकार से होगा, कोई सामान्य इच्छा जैसे ए की इच्छा, बी की इच्छा, सी की इच्छा, डी की इच्छा, तो ये सब इंडिविजुअल है, अलग अलग। अब ये सामूहिक इच्छा हो गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए ने अपनी इच्छा त्यागी 25%, और चारों की 25 मिलाकर क्या मिल गई उसको? 100% मिल गई। बी ने अपनी 25% इच्छा त्यागी, क्या मिल गई? 100%। सी ने 25% इच्छा त्यागी, क्या मिल गई? 100%। डी ने 25% इच्छा त्यागी, क्या मिल गई? 100%। तो एक एक व्यक्ति अपनी इच्छा त्यागते जाते, जो क्षणिक इच्छाएं थी, स्वार्थी इच्छाएं थी, और समाज के भले वाली जो इच्छाएं थी वो उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति सभी के प्रति स्वयं को समर्पित करता है, वास्तव में किसी का त्याग नहीं, बल्कि जो कुछ खोता है वास्तव में उसी को वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो रूसो का कथन है। यह कथन किसका है? कि रूसो की सामान्य इच्छा का विचार उसके सिद्धांत के सर्वाधिक मूल्यवान भागों में सबसे अधिक विवादित है। बिल्कुल, क्योंकि रूसो ऐसा विचारक है जिसके साथ लोकतंत्र के समर्थक भी जुड़ जाते हैं, और क्योंकि स्वतंत्रता की बहुत बड़ी बात करता है वो, है ना। लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, सतत जंजीरों में जकड़ा, और आखिर में सिद्ध करता है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकेगा। दूसरी तरफ सर्वाधिकारवादी तंत्र जो है वो भी उसका समर्थन कर देते हैं। तो सबसे अधिक विवादित पद और निश्चित रूप से सबसे अधिक मौलिक है ये जीडीएच कोल का स्टेटमेंट है, ठीक है। जीडीएच कोल का स्टेटमेंट है। जीडीएच कोल जो है कल्पनालोकी समाजवाद के अंतर्गत, फेबियनवाद के अंतर्गत, वहां भी इनका नाम आता है महत्वपूर्ण रूप से। सामान्य इच्छा की आलोचना में किसने कहा है कि या तो ये इच्छा सामान्य है या इच्छा, दोनों नहीं हो सकती? हॉबाउस का स्टेटमेंट था। हॉबाउस ने कहा कि भाई सामान्य इच्छा, देखिए सामान्य इच्छा के साथ ये कहा जाता है कि सामान्य इच्छा क्या है। कुछ कहते हैं एक व्यक्ति की इच्छा, कुछ कहते हैं बहुमत की, कुछ कहते हैं अल्पमत की, कुछ कहते हैं सर्वसम्मति की। तो हमें ध्यान रखना है कि सामान्य इच्छा है सामान्य हित पर आधारित सामूहिक इच्छा, सामान्य हित पर। सामान्य हित उसका बेसिक अवयव है। तो हॉबाउस इस विवाद से दूर निकलते हुए कहते हैं कि भाई या तो इच्छा सामान्य हो सकती है सबके भले के लिए, या फिर वो इच्छा हो सकती है, ये दोनों का मिश्रण एक साथ नहीं हो सकता। आलोचना की गई उसकी, ठीक है। तो हॉबाउस का स्टेटमेंट है। हॉबाउस की किताब का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण किताब, ऐसे तो बहुत किताबें हैं लेकिन महत्वपूर्ण किताब एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। कथन कारण है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद का समर्थन करता है। वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद जो है मूल्य निरपेक्षता को लेकर जो आक्षेप किए जा रहे हैं व्यवहारवादियों पर, उसका तोड़ निकालता है। वो कहता है कि मूल्यों का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक रहा जा सकता है, ठीक है। अर्नाल्ड ब्रेख्ट का ये थॉट है, अर्नाल्ड ब्रेख्ट, ठीक है, याद रखना। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रारंभ है वो उत्तर व्यवहारात के प्रस्तुतिकरण के साथ होता है, नहीं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो तो व्यवहारात के साथ प्रारंभ हो जाता है ना।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि कथन सही परंतु कारण गलत। उत्तर भारत तो उसकी आलोचना करेगा, बाद में फिर जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दोनों का समन्वय कर देगा वो। ये किसका मत है कि राज्य का जन्म 3 प्रकार की सामाजिक शक्तियों के संघर्ष के कारण हुआ है? नेतृत्व की शक्ति, नेतृत्व विरोधी शक्ति, कुछ सहायक शक्तियां जो नेतृत्व की शक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त करती है। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, बहुत महत्वपूर्ण। ये ग्रामसी का कथन है और जो उनकी वर्चस्व की संकल्पना है, वर्चस्व या प्रधानता की संकल्पना या हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही इसमें कि शासक जो है वो शक्ति और सहमति दोनों के तत्वों का यूज लेता है अपने विचारों को, विचारधारा को थोपने के लिए। वो शक्ति का भी महत्व का प्रयोग करता है और साथ ही जो शासित वर्ग है उसकी सहमति प्राप्त कर लेता है, उनके रीति रिवाजों पर, संस्कृति पर, उनके शैक्षणिक संस्थानों सभी पर वो अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है ना। तो आधार अधिरचना की जो थ्योरी थी उसमें केवल आर्थिक संदर्भ को ही नहीं लेकर ये आगे बढ़े, सांस्कृतिक तत्वों को भी, वैचारिक तत्वों को भी। इसी को कालांतर में विचारधारात्मक उपस्कर का नाम दिया गया है ना। उपस्कर यानी उपकरण है ना, उसको आइडियोलॉजिकल अपैरेटस बोला गया, तो विचारधारात्मक उपस्कर बोला गया उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ग्रामसी का स्टेटमेंट। वो ये कथन किसका है कि सारे शब्द कोशों में कोई ऐसा अन्य शब्द नहीं जिसके साथ तत्व मीमांसक विश्लेषकों ने ऐसा खिलवाड़ किया हो और राजनीति विज्ञान के लिए ये ऐसी वस्तु बन गई जो कभी थल पर नहीं थी और ना ही जल पर थी। ठीक है, तो ये गिडिंग्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, गिडिंग्स का प्रभुसत्ता की आलोचना करते हुए कि भाई ऐसी कोई वस्तु ना थल पर थी ना जल पर थी। और जब हम वैश्वीकरण के दौर में जब हम देखते हैं एक बहुराष्ट्रीय जो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कंपनीज के दौर में हम देखते हैं, आर्थिक प्रकार के साम्राज्यवाद के दौर में हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस आलोचना में हमें सार भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो खैर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे। एप्लीकेशन पर तो जो विद्यार्थी हैं वो तो लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, शायद 2500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने दे रखे हैं। फिर हर मॉड्यूल्स के अलग अलग है, किसी मॉड्यूल में 400 क्वेश्चन है, किसी मॉड्यूल में 600 है, किसी में 500 है, ओवरऑल 2500 प्लस क्वेश्चन का समावेशन है। तो ये कुछ क्वेश्चन है और वहां हमने जब वीडियो सॉल्यूशन कराते हैं तो जो पेपर का पीडीएफ है उस पेपर के पीडीएफ को हम उसके स्क्रीनशॉट बना देती है हमारी टेक्निकल टीम। ठीक है, और उनमें, और फिर मैं हमेशा ये कहता हूं, आपको भी कह रहा हूं आज फिर से कि एप्लीकेशन में हमेशा कहता हूं कि एप्लीकेशन खोल के रखिए उसको, और ताकि उसमें हम टिक करते चलें। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो सॉल्यूशन कराता हूं तो उस समय किसी क्वेश्चन का आंसर में डिफरेंस अगर आता है तो हम उसको फिर वही जो है क्रॉस मार्क करवा लेते हैं, फिर बाद में उसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं ना, ये ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा मतलब ऑथेंटिसिटी पर ज्यादा जोर है और प्लस पीडीएफ भी जो है पेपर्स की दी जा रही हैं, तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सुविधा से, प्रिंट आउट आप ले सकते हैं उसका। ठीक है, तो एक ओवरऑल मतलब प्रयास हमने ठीक किया है और आप सभी जुड़ रहे हैं, आप सभी का आभार है। ये कथन किसका है कि संघात्मक व्यवस्था में जो वस्तु विभाजित की जाती है वो प्रभुसत्ता नहीं है बल्कि इसकी विभिन्न शक्तियों का प्रयोग है? गैटेल का कथन है। और क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई जब इसकी आलोचना होती है ना प्रभुसत्ता के एकलवादी थॉट की, तो कहा जाता है कि भाई संघात्मक व्यवस्था को कैसे प्रभुसत्तावान मानेंगे, वहां तो शक्ति विभाजित होती है। गैटेल कह रहे हैं कि जो वस्तु विभाजित हो रही है वो प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग है, केंद्रीय शक्ति, राज्य शक्ति है ना। प्रभुसत्ता तो जो राज्य है उसके केंद्र में है ही ना, प्रभुसत्ता का थोड़ा विभाजन होगा, क्योंकि प्रभुसत्ता की तो विशेषता ही है अविभाज्यता, अदेयता, सार्वभौमिकता, स्थायित्व और सर्वोच्चता। 5 विशेषताएं प्रभुसत्ता की है ना, जो मैंने अभी बोली, नोट कर लीजिएगा इनको। फिर सभी प्रथा जनित कानून स्वतः विकसित होते हैं। राज्य के पास प्रथा को स्थापित करने या उसे नष्ट करने की शक्ति बहुत कम होती है, क्योंकि प्रथा पर जब प्रहार होता है तो बदले में प्रथा कानून पर प्रहार करती है, उसकी पालन करने की भावना पर भी। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है और ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि बल या शक्ति ही राज्य के आज्ञा का पालन करने का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि हमारी प्रथाएं, हमारी परंपरा अधिक महत्वपूर्ण है, हमारे फैशन, हमारे रीति रिवाज, हमारी आदतें अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य का कानून जब किसी प्रथा पर प्रहार करेगा तो प्रथा बदले में ना केवल कानून पर प्रहार करेगी बल्कि कानून पालन की जो भावना है, क्योंकि कानून का पालन भी लोग करेंगे और प्रथा भी लोगों से ही संचालित हो रही है ना। तो ये मैंने भी कहा कि जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, क्योंकि मैकाइवर समाजशास्त्री है मूल रूप से, तो समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है, परिवार का जो सिद्धांत है, मातृसत्ता पितृसत्ता का सिद्धांत है, उसके साथ ये डेवलपमेंट होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विचार ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस किताब है ऑस्टिन की, प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार 1832 में किताब आती है। तो कौन सा सही है आलोचना में? ये प्रभुसत्ताधारी सामाजिक परंपरा प्रथाओं की उपेक्षा
करता है, बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रभुसत्ताधारी की परिभाषा क्या कहते हैं कि कोई निर्दिष्ट मानव प्रभु जो अपने ही जैसे किसी अन्य मानव प्रभु की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त नहीं और उसकी आज्ञा का पालन समाज के लोग स्वभाव तय करते हैं, तो वो प्रभुसत्ताधारी और वो समाज राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन समाज है। ये उनकी प्रभुसत्ता लगभग हॉब्स की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा थी। हॉब्स की लेविथन की परिभाषा क्या थी कि मैं अपने पर शासन करने के समस्त अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर सौंपता हूं कि तुम भी अपने पर शासन करने के सारे अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दोगे और आत्मरक्षा के अलावा अन्य किसी आधार पर इसके अधिकारों का विरोध नहीं करोगे, है ना, लगभग तो उससे प्रेरित है। तो परंपरा, जबकि अभी मैकाइवर में हमने कहा कि व्यक्ति प्रथा परंपराओं का हमेशा महत्व देगा। इतिहास में इस प्रकार का निरंकुश सत्ता का कोई उदाहरण नहीं मिलता। बिल्कुल, ये आलोचना जब हम ऑस्टिन की पढ़ते हैं तो कहा जाता है, कुछ उदाहरण दिए जाते हैं कि भाई अतीत में बहुत शक्तिशाली राजा भी हुए लेकिन ऐसी निरंकुश सत्ता कभी नहीं मिलती कि उन पर कोई नियंत्रण ना हो। किसी पर उसके मंत्रियों का नियंत्रण था, किसी पर जो है समाज के किसी वर्ग का नियंत्रण था, किसी पर दूसरे राज्य का नियंत्रण था। ये कल प्रभुसत्ता के कानूनी पक्ष की व्याख्या करता है, राजनीतिक लोकप्रिय प्रभुसत्ता की नहीं। बिल्कुल, कानूनी प्रभुसत्ता, वैधानिक प्रभुसत्ता, बहुलवाद और अंतरराष्ट्रीयतावाद प्रभुसत्ता के ऑस्टिन सिद्धांत की आलोचना है। अंतरराष्ट्रीयतावाद कहते हैं कि एक स्टेट की प्रभुसत्ता दूसरे स्टेट की जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो क्षमताएं है, उसके साथ जो संबंध है, उसे लिमिटेड हो जाएगी। तो ये चारों ही आलोचना इसमें सही है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखिए। इसका कथन है कि राज्य शब्द को हटा देना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसकी जगह राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे मैंने कहा, इसीलिए जब पेपर पे जब हम पेपर का वीडियो सॉल्यूशन कराते हैं तो जो टेस्ट पेपर होता है उसी की पीडीएफ के स्क्रीनशॉट यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है। और उस समय मैं मोबाइल पे मैं भी एप्लीकेशन ओपन करके रखता हूँ, विद्यार्थियों को भी कहता हूँ कि आप एप्लीकेशन ओपन करके रखिए और उसमें जो हम समझाते आ रहे हैं, टिक करते आ रहे हैं, तो यदि कहीं कोई विसंगति आती है तो तुरंत उसको हम देख लेते हैं और एप्लीकेशन पर उसको फिर हम करेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। और फिर उसका पेपर का जो है पीडीएफ है वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पीडीएफ के साथ साथ उसमें हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेक हो जाते हैं ना। और उसके बाद भी कभी कभी कुछ विद्यार्थी किसी क्वेश्चन में अगर उनको ये लगता है कि डाउट है तो वहां एक ऑप्शन है हमारे पास टेस्ट सीरीज में, वहां वो उसको लिख सकते हैं। तो कई बार तो विद्यार्थी कई बार उसको चेक करने के लिए लिख देते हैं जबकि आंसर सही होता है। कई बार उनको लगता है कि आंसर सही नहीं है, इसका दूसरा आंसर है, तो मैं देख लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ठीक है दूसरा आंसर, तब तो उसको करेक्ट कर देते हैं, अन्यथा वही आंसर फिर चलता है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं टेस्ट सीरीज में। राज्य के ऐतिहासिक विकास के प्रारंभ में कबीलाई राज्य और फिर पूर्वी राज्यों को देखा जाता है। सबसे पहले कबीलाई राज्य आए, बिल्कुल, और फिर पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य होते हैं जो नदी घाटी सभ्यताओं के किनारे विकसित हुए ना, सिंधु नदी घाटी सभ्यता है जैसे, या मिश्र की नील नदी घाटी सभ्यता। पूर्वी राज्य सर्वाधिक प्राचीन माने गए, नहीं पूर्वी नहीं, कबीलाई राज्य, ठीक है। तो इसमें सी राइट आंसर हो गया। राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत में किसका कथन है कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सभी के प्रति स्वयं को समर्पित करता है, वास्तव में किसी का त्याग नहीं करता। ये रूसो का स्टेटमेंट है। ये अनदर क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, ठीक है। यह कथन किसका है कि मैं आज्ञा पालन के लिए विवश हूं, इस कारण नहीं कि मेरे पूर्वजों ने कोई लेन देन किया, बल्कि इस कारण की विद्रोह लाभ पहुंचाने की अपेक्षा कहीं अधिक हानि पहुंचाता है। ये बेंथम का चिंतन था। और आपको ध्यान रखना है कि बेंथम सामाजिक समझौता सिद्धांत और प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक है। केवल आलोचना में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आज्ञा पालन इसलिए नहीं करता व्यक्ति कि मेरे पूर्वज ने कोई लेन देन कोई समझौता किया। वो कहते हैं अलंकारिक बकवास कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों को। तो सामाजिक समझौता के आलोचक है, प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक, क्योंकि कानूनी अधिकारों की बात करते हैं बेंथम उपयुक्तवाद के माध्यम से। वो कहते हैं कि भाई लाभ हानि का विश्लेषण कर लीजिए, राज्य के आज्ञा का पालन करके जो लाभ मिल रहा है, पालन ना करने से जो हानि हो रही है वो उसे घटा दीजिए, लाभ लाभ का तत्व बचेगा। सुकलन यंत्र है ना उनके पास, तो एक जो वैचारिक यंत्र है उसको तो ये बेंथम का स्टेटमेंट है, याद रखें, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सामाजिक समझौता के किस विचारक के बारे में वाहन ने कहा? वाहन का महत्वपूर्ण कथन है, ठीक, ने कहा कि उसने शासन के सिद्धांत का नहीं बल्कि विद्रोह के सिद्धांत का निर्माण किया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग हॉब्स जो है टिक कर देते हैं। लॉक का है चिंतन है, ध्यान रखना, क्योंकि लॉक के चिंतन को सहमति का सिद्धांत बोलते हैं। लॉक के चिंतन को साथ क्रांति का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, क्योंकि लॉक क्या कहते हैं कि सरकार के सामने ट्रस्ट या न्यास के रूप में करते हैं, और यदि शासन जो है वो प्रजा की उन अपेक्षाओं का पालन नहीं करता जिसके लिए उसने निर्माण किया था, तो प्रजा को शासन को बदलने का अधिकार है। इस प्रकार क्या करा उसने? क्रांति करी, विद्रोह किया, यद्यपि वो डेमोक्रेटिक होगी, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी के समर्थक हो जाएंगे वहां, राजतंत्र और डेमोक्रेसी का मिश्रण मिलेगा वहां लॉक के चिंतन में। सहमति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंसेंट है उनका, ठीक है। तो लॉक ने, वाहन वैसे भी कहते हैं कि लॉक के जो दोनों निबंध है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है ना उनकी किताब, तो लॉक के दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह, जिसमें एक नली फिल्मर की ओर, दूसरी नली हॉब्स की ओर निशाना साधे हुए है, ठीक। तो ये याद रखिए इसमें।
आगे बढ़ते हैं। कथन किसका है कि संघात्मक व्यवस्था में जो वस्तु विभाजित होती है प्रभुसत्ता नहीं है, बल्कि इसकी विभिन्न शक्तियों का प्रयोग है जो विभिन्न प्रशासनिक अंगों में एक संवैधानिक प्रणाली के अनुसार विभाजित कर दी जाती है। गैटिल का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये कथन किसका है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ऑस्टिन की वैधानिकता की धारणा से, की शुष्क निश्चितता से दूर जाता है, सब कुछ भ्रामक बन जाता है, ठीक है ना। तो ये लिकॉक का स्टेटमेंट है। ऑस्टिन की जब आलोचना और उसका मूल्यांकन होता है, वहां ये कथन आता है स्टीफन लिकॉक का। सुमेलित करना है पुस्तकों को, ये डी हमने सुमेलित ही करा हुआ है, देख लेते हैं जरा। मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये एलन बॉल की रचना है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काम आती है, दलीय प्रणालियों के विश्लेषण के समय काम आती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ये जॉन सीले की रचना है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस गिल क्राइस्ट की रचना है। और दी मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की रचना है। ये रचना बहुत बार पूछी जाती है, मैकाइवर की रचना, ठीक है। राज्य के बहुलवादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए किसका कथन है कि राज्य के पास प्रथा को स्थापित करने की बहुत कम शक्ति है, उसे नष्ट करने की शायद उससे भी कम, क्योंकि जब प्रथा पर प्रहार होता है तो बदले में प्रथा कानून पर प्रहार करती है, केवल कानून पर नहीं बल्कि कानून पालन की भावना पर भी, जो उससे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मैकाइवर का स्टेटमेंट, ठीक है। हमने बताया इसके बारे में। 3 क्वेश्चन शायद रिपीट हुए हैं इसमें, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इसको। सुमेलित कीजिए। मार्क्स भावी समाज में राजनीति का अंत संभव हो सकता है, लेकिन उदारवादी व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये जो कथन है ये वाला, ये राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के बारे में, मतलब ये कहता है कि भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका अंत नहीं हुआ, बल्कि अभी भी वो जीवित है। वो क्या कह रहा है, देखिए, मार्क्स के भावी समाज में राजनीति का अंत हो सकता है क्योंकि वहां वर्गविहीन राज्यविहीन व्यवस्था है, लेकिन उदारवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था में हित होंगे और हितों का संचालन करने के लिए प्रतियोगिता होगी और शक्ति होगी, नियम होंगे, कानून होंगे, उसका संचालन करने वाली राजनीति वहां जरूर होगी, ठीक है। एक तो ये यहां पर स्टेटमेंट आया, ठीक है। तो ये जो है हमने इसको डी दिया है, ये आइजा बर्लिन का स्टेटमेंट है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत बल्कि आलोचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत अभी सजीव है। क्रिटिकल थियरी जो आलोचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या करता है, मानपरक और दार्शनिक चिंतन को भी अपने में शामिल कर लेता है, ठीक है। तो जैसे डॉटेड जमीनों का कथन है, राजनीतिक सिद्धांत सचमुच राजनीति का आलोचना शास्त्र और कुछ नहीं है ना, बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी में डॉटेड जर्मिनो लिखते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता सेंटेंस है वो भी। तो राजनीतिक सिद्धांत बल्कि आलोचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत अभी सजीव है, ये जीन ब्लॉन्डेल का स्टेटमेंट है। और ये बहुत ही अलग सा, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट रहा, जो पेपर में अलग से भी आ जाता है क्वेश्चन में, कि अच्छे जीवन और अच्छे समाज की खोज जब स्पष्ट रूप ले लेती है तब राजनीतिक दर्शन का उद्भव होता है। मतलब राजनीतिक दर्शन क्यों आता है, जब अच्छे जीवन अच्छे समाज की खोज होनी होती है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन क्या करता है, हमारा मार्ग प्रदर्शित करता है। जैसे हम प्लेटो के चिंतन को देखते हैं ना, कि आदर्श राज्य कैसे स्थापित, वो क्या कहते हैं कि जब तक शासक दार्शनिक नहीं होंगे, या जब तक दार्शनिक शासक नहीं होंगे या शासकों में दार्शनिक बुद्धि नहीं आ जाएगी, तब तक जो है आदर्श राज्य की स्थापना असंभव है, ठीक है। इस प्रकार की लाइनें वो लिखते हैं। तो यहाँ जो है ये लियो स्ट्रॉस का कथन है, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इनका जो है लेख है पूरा। तो ये डी इसमें राइट आंसर है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लगभग 40-45 मिनट शायद लगे हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन का समावेशन किया। इसी पेपर के 50 क्वेश्चन मैं एक दूसरे क्लास में और लेऊंगा, ताकि आपको ध्यान रखिए जो 100 क्वेश्चन है ये हमारे एप्लीकेशन पर जो टेस्ट पेपर अपलोड है उसमें से हमने ये क्वेश्चन आज लिए। और लगातार मैं देखिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर ला रहा हूँ, एप्लीकेशन पर ला रहा हूँ। आप लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आभार, और जुड़ते रहिएगा, है ना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से, ताकि थोड़ा सा और भी ये ज्ञात हो सभी को कि कुछ बेहतरीन काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और स्कूल लेक्चर के विद्यार्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी और यूजीसी नेट वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का ये जो टेस्ट सीरीज है, कोर्सेज हैं, वो वैसे तो मुख्य रूप से तो स्कूल लेक्चर के कोर्स हैं ये, ठीक है। और यूसी नेट की टेस्ट सीरीज हमने पहले संचालित की थी, अब हम उसको देखते हैं आगे दोबारा हम टेस्ट सीरीज वगैरह का कैसे क्या करते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूर अभी थोड़ा सा समय है, तो उसमें अभी थोड़ा सा हम उसको, आप एक बार सेल्फ स्टडी करते रहिए, उसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और आरएस प्री में हमने कोर्स भी लाए थे, पॉलिटी का टेस्ट सीरीज भी लाए थे। मेंस के लिए बहुत जल्दी उसमें पॉलिटी आईआर, पबेड और एथिक्स के बारे में कोर्स और कुछ जो महत्वपूर्ण सामग्री एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर, ठीक है। तो मैं आप सभी से अभी
औपचारिक रूप से विदा लेता हूं। कल फिर से मिलेंगे हम, या तो यही जो क्वेश्चन है 51 से 100 तक, इनको हम कंप्लीट करेंगे। एक एनसीईआरटी वाली क्लास भी 11th की जो बची है उसको हम कंप्लीट करेंगे, वो मेरे बिल्कुल दिमाग में है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बीच में बहुत सारी और चीजें हम लेकर आ गए थे, इसलिए वो वहां हमने एक बार बीच में रोक दी है, उसको कंप्लीट करके फिर 12th वाली जो क्लास है वो हम कंप्लीट करेंगे उसमें, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का प्रयास अच्छा लगा होगा, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। मिलता हूं आप सभी से कल। नमस्कार, धन्यवाद।